यूपीएससी एस्पिरेंट्स और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये जो हमारी सीरीज पॉलिटी की चल रही है इसमें हम लोग ये हमारा चौथा सेशन होगा। खास बात इसमें यह है कि यह जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा बेसिक में जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे और चीज़ें को बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके पहले एक बात और बता दूं कि आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। कोई समस्या आती है आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर आपको दिया गया है। उसके बाद एक लास्ट बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आंसर राइटिंग की। याद रखिएगा जब हमारी यूनिट 1 इसके बाद एक लेक्चर और आएगा यूनिट 1 का, उसके बाद यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगी तो यूनिट 1 पे हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करेंगे, जिससे हम ये देखेंगे ना कि यार जो पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर सकते हैं। बेस्ट तरीका प्रेजेंट करने का क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों को बहुत गहराई से समझना है क्योंकि आप जानते हैं प्रीलिम्स आपका बहुत नज़दीक है। कुल मिला के 250 दिन बचे होंगे, इसी में मेंस भी तैयार करना है, उसके बाद मेंस के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को ना अब चीज़ों से भटकाना छोड़िए, एक जगह आके अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 और यूनिट 1 में हम लोग जो बात करने वाले थे उस पर बात करेंगे हम लोग संशोधन के मामले में, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा। इसके पहले हमने ऐतिहासिक जो उसका आधार रहा है और उसका विकास रहा है उसको बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। आज हम इन तीनों मुद्दों पे बात करेंगे किस तरह भारतीय संविधान में मूल संरचना आई या बुनियादी संरचना कैसे आई और कब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बातें संविधान की मूल या बुनियादी संरचना है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कैसे कैसे बढ़ते गए ये और संशोधन क्या क्या हुए हैं उन सब पे हम बात करेंगे। आप जैसा जानते हैं बहुत सारे संशोधन है, क्या हमें सब पढ़ने नहीं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि जानेंगे। जब 1950 में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ तो सरकार ने भूमि सुधारों के संबंध में चकबंदी और हदबंदी की व्यवस्था अपनाई। देखो उस समय जब देश आज़ाद हुआ ना तो आप जानते हैं कि ज़मींदार बहुत ज़्यादा थे और बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा ज़मींदारों के पास था। तो बहुत सारी ऐसी जनता थी जो क्या थी, भूमिहीन थी, है ना, या बहुत छोटे क्या थे, किसान थे। तो सरकार ने कहा क्या किया, उनसे ना ज़मीनों को लेके किसको देने लगे, छोटे किसानों को। किंतु इस दिशा में सबसे बड़ा अवरोधक था अनुच्छेद 31, क्योंकि यह संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति का मूल अधिकार घोषित करता था। जैसा हम जानते हैं अनुच्छेद 31 हमारे संविधान में था, मूल संविधान में। वो कहता था कि जो संपत्ति का अधिकार है ना वो व्यक्ति का मूल है, मतलब मूल अधिकार है, ये संपत्ति उसके पास होनी ही चाहिए और वह संपत्ति उससे कोई नहीं ले सकता। अब अगर ये आपका मूल अधिकार है तो जो जमींदार वर्ग है वो अपनी ज़मीन कैसे दे देगा, उसके बदले उसको कुछ नहीं मिलता था, एक भी रुपए नहीं। सरकार कहती थी किसी भी व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो हम अधिग्रहण कर लेंगे और जो हमारे किसान हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको सौंप दी जाएगी। जब सरकार जमींदार वर्ग से भूमि लेकर भूमिहीन किसानों को सौंपने लगी तो वे मूल अधिकारों के उल्लंघन हेतु सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण लेने लगे, है ना। तो ये बातें लगातार इतनी ज़्यादा विवाद होने लगा कि लोग, अब सीधी सी बात है, इस तरह सरकार तो कुछ कर ही नहीं पाएगी क्योंकि ज़मींदारों के पास गांव के गांव होते थे और एक व्यक्ति है जो किसान है लेकिन उसके पास कुछ नहीं। तो ये किस हिसाब से समानता लेकर आएंगे, क्योंकि ये भी तो हमारा एक तरह से मूल अधिकार है ना, समानता। तो ये इम्पोर्टेंट था, सरकार चाहती थी कि सबको बराबर लाया जाए, समाजवाद लाया जाए। आइए देखते हैं आगे। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पास किया। सोचिए लगा कब, 1950 में, और 51 में ही संशोधन करने की ज़रूरत पड़ गई। क्या किया गया, उसमें अनुच्छेद 31 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 31 खा जोड़ा गया। 31 का में कहा गया जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा, मतलब जो जमींदारी प्रथा है अब ऐसी कोई भी प्रथा नहीं रहेगी। 31 खा में कहा गया कि 9वीं अनुसूची लाई गई, इसमें शामिल कानूनों को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा 9वीं अनुसूची मतलब 31 खा के अंतर्गत एक 9वीं अनुसूची लाई गई। उसमें कहा गया कि अगर कोई हिस्सा या कोई अधिनियम या कोई विधि या कोई कानून जो
9वीं अनुसूची में शामिल है तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था उसको न्यायालय में ले जाके चुनौती नहीं दे सकती है कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। इस बात को समझ में आया? तो ये हमने पहला संविधान संशोधन किया। इससे क्या हुआ, जमींदारी व्यवस्था तो समाप्त हुई लेकिन हमने काम भी अच्छे से किया। अब आइए आगे देखते हैं। कुछ मामले उठेंगे, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस देंगे, उसी के डिसीजंस पे हमें पढ़ना है। सबसे पहला मामला आता है 1951 में ही शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 की कानूनी परिभाषा के दायरे में नहीं आता, अतः संविधान में संशोधन के जरिए मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। अच्छा ये बताइए, शंकरी प्रसाद कौन रहे होंगे? सीधी सी बात है, जमींदार रहे होंगे। तो शंकरी प्रसाद क्या किए, जब उनकी ज़मीन ली गई तो वो चले गए भारत सरकार के खिलाफ और उन्होंने कहा भैया देखिए ऐसी बात है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 13 में तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। क्योंकि अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी मामला जो आपके, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, कोई भी मामला जो आपके मूल अधिकार है ना, जो मूल अधिकार हैं उनका अगर हनन करे या उनकी कमी करे तो क्या होगा, तो वो विधि उतने मामले तक शून्य होगी। अब सरकार ने ये चीज़ जब शामिल करके भूमि अधिग्रहण करने लगी तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 13 का उल्लंघन था ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं है, अनुच्छेद 13 की कानूनी परिभाषा के दायरे में नहीं आता तथा संसद संविधान संशोधन के जरिए मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। अब कितना ज़बरदस्त मामला था कि भैया ठीक है शंकरी प्रसाद। आगे देखते हैं। भले ही संसद का दृष्टिकोण लोक कल्याण या उदारवादी भावना से प्रेरित था, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन ने संसद और सुप्रीम कोर्ट को परस्पर प्रतिद्वंदी बना दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग मेरे पास इतना ज़्यादा आएंगे और सरकार को काम नहीं करने देंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे शांत रहा और बिल्कुल भी उसने कहा ठीक है आपने जो किया है वो ठीक ही है। आइए अब आगे बात करते हैं। सरकार ने 9वीं अनुसूची का दायरा बढ़ाते हुए उसमें लगभग 4 दर्जन कानूनों को शामिल कर दिया। अब सोचिए, मतलब जो ये 9वीं अनुसूची बनाई गई थी अनुच्छेद 31 खा के अंतर्गत, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे कानून सरकार लेकर आई। जब सरकार को लगता था यहाँ मामला फंस सकता है तो वो मामला कहाँ लेकर आ गई, 9वीं अनुसूची में 4 दर्जन से ज़्यादा कानून लेकर आ गई। 4 दर्जन मतलब समझ रहे हैं, लगभग 48-50 कानून इसमें शामिल कर दिए गए। अतः प्रथम संशोधन में संपत्ति अधिग्रहण करते समय कोई क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान नहीं था। सबसे ज़्यादा समस्या तो यही हो रही थी, लोगों की ज़मीन भी जा रही थी और उसी के साथ साथ उनको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी। क्योंकि रीज़न क्या था, बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी उनके पास। इस वजह से सरकार कहती थी इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964, निजी खेती के अधीन भूमि अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक क्षतिपूर्ति के रूप में उसका बाजार मूल्य ना दिया जाए। ऐसा सरकार ने किया। 17वां संविधान संशोधन लाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय बातें होने लगी थी कि सरकार अपने मन का कर रही है, हमें कुछ भी क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही है। भैया अगर कोई खेती की ज़मीन है तो उस पर तो दे दीजिए, और भी चलिए बिना खेती वाली है आप हटा दीजिए, लेकिन जो खेती की है उस पर हमें दीजिए। तो ये बातें कहाँ शामिल किया गया, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964। यहाँ तक मुझे लगता है आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ रही होगी कि किस हिसाब से सरकार ने काम शुरू किया और बात कहाँ तक पहुँची है। आइए आगे देखते हैं। अब एक मामला आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का मामला 1965 में। याचिका में 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्कों को उचित माना। अब 17वें में क्या कहा गया कि जो क्या होगा भैया, जो हमारा खेती की भूमि है अगर उसको सरकार अधिग्रहण करती है तो उस पर क्या करेगी, क्षतिपूर्ति। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों में 2 न्यायाधीशों ने बहुमत का विपरीत फैसला दिया। उसी में एक न्यायाधीश ने हिदायतुल्लाह, उन्होंने कहा संसद को मूल अधिकारों में कटौती करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या है, कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो हम नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। अब देखिए कहीं ना जो न्यायाधीश थे उनको ये लग रहा था कि सरकार कुछ ज़्यादा ही कर रही है, वो किसी भी मामले में आके, क्योंकि अभी तक संपत्ति जो है वो आपका मूल अधिकार है और संपत्ति आप छीन नहीं सकते हैं, भले ही आप उसको क्या दीजिए, क्षति दीजिए, है ना।
और 9वीं सूची में डाल के सरकार कुछ भी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं बेचैनी सुप्रीम कोर्ट की बढ़ रही थी। आइए आगे देखते हैं। फिर एक मामला आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। भूमि अधिग्रहण का ही मामला था। तर्क क्या दिया किसने? गोलकनाथ ने। गोलकनाथ ने कहा अनुच्छेद 31 के तहत उनके संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। दूसरा, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि मुझे विधि के समक्ष क्षमता तो मिल ही नहीं रही है, और मेरा जब संपत्ति ही नहीं है मेरे पास, वही छीन ली जा रही है, तो विधि के समक्ष क्षमता मुझे कहाँ मिलेगी? क्योंकि सरकार क्या कर रही है? विधि को बदल के अनुच्छेद मतलब 9वीं अनुसूची में डाल रही है। तर्कों को उचित मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि भूमि संबंधी सुधारों को लागू करना सरकार का कर्तव्य है और यह नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। अतः संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन अब नहीं कर सकती है। अब देखिए, सरकार लगातार यही कर रही थी ना कि भूमि अधिग्रहण, मतलब अब गोलकनाथ मामला आया तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि मैं क्या करूं, इन चीज़ों पे रोक लगाऊं। लेकिन सरकार भी चाहती थी कि लगातार चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज़ादी के कई साल बीत चुके थे, चीज़ें हो गई थी, चीज़ें अभी भी चल रही थी, भूमि अधिग्रहण अभी भी चल रहा था। तो सरकार ने कहा देखो, भूमि सुधार तो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है ना, तो उसका मूल अधिकार से क्या संबंध? तो ये चीज़ें रही। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो संसद भी तो प्रतिक्रिया देगी, है ना? आइए देखते हैं संसद क्या कहती है। संसद की प्रक्रिया क्या रही? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। मूल संविधान में अनुच्छेद 368 का शीर्षक संविधान का संशोधन करने के लिए प्रक्रिया, मतलब जो पहले शीर्षक था वो था संविधान का संशोधन करने के लिए प्रक्रिया, जो बदलकर संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया कर दिया गया। तो संसद ने अपने आप को मजबूती देने की कोशिश की कि नहीं भैया, सबसे सर्वोच्च हम हैं, हम जो चाहते हैं वो बदलाव हो सकता है। एक नया अनुच्छेद 368(3) जोड़ा गया। संसद द्वारा पारित किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। लीजिए, अब यहाँ पे संसद ने क्या प्रतिक्रिया की? अनुच्छेद मतलब 24वें संविधान संशोधन में जो हमारा संसद है उसने क्या कहा? मतलब उसने एक अधिनियम पारित किया और उसके तहत कहा कि अनुच्छेद 368(3) में अगर कोई कानून बनाया जाता है ना, तो वह संसद द्वारा पारित किया गया संविधान संशोधन, सरकार अगर कोई भी संशोधन करती है, भले वो मूल अधिकार क्यों ना हो, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। लीजिए, अब ये कहीं ना कहीं अति मचा दी किसने? हमारी संसद ने। देखेंगे आगे क्या मैटर होता है। आगे अनुच्छेद 13(4) के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। मतलब 13(4) भी जोड़ा गया और कहा गया कि जो भी 13 की बात है वो संविधान संशोधन पर लागू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 13(2) में कहा गया है प्रत्येक विधि मूल अधिकार के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे संविधान में था। इसी चीज को हटाने के लिए कि भैया मूल अधिकार के उल्लंघन हो रहा, उस मात्रा तक शून्य होगी, उसी को हटाने के लिए ये कह दिया गया कि अगर सरकार कोई संविधान संशोधन लाती है तो 13(4) के माध्यम से, जो 13(4) है इसके माध्यम से वह उस पर लागू ही नहीं होगा कि वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आए। अब ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो संसद है उसकी प्रक्रिया बड़ी कठोर रही, है ना। आइए आगे देखते हैं क्या मामला रहा। उसके बाद आता है 25वां संविधान संशोधन। ध्यान से समझिएगा, अभी तक जो हमने समझा, हमने बाकायदे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते चले आ रहे हैं कि सबसे पहला संशोधन क्या हुआ, उसमें क्या बात आई, शंकरी प्रसाद का क्या केस आया, उसके बाद सरकार ने 9वीं अनुसूची लाई, फिर 17वां संशोधन आया, फिर सज्जन सिंह का मामला आता है, फिर उसके बाद गोरखनाथ का मामला आता है, जिसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट सीधा कह देती है कि भैया अब सरकार क्या कर सकती है, कोई भी संशोधन लाती है लेकिन उसमें मूल अधिकार को संशोधित नहीं कर सकती है। तो सरकार ने भी 24वां संविधान संशोधन ला दिया। उसमें सरकार क्या कहती है कि कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं मानेंगे, अगर कोई संशोधन हम करते हैं 13 की विधि में आएगा ही नहीं।
तो कहीं ना कहीं मामला टेंस होता जा रहा था। अब आइए देखते हैं सरकार क्या करती है। फिर से एक नया संशोधन आता है, 25वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 39 बा क्या कहता है? राज्य प्रयास करेगा कि समाज के भौतिक संसाधनों का लाभ सबको बराबर मिले। अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया 25वें संविधान संशोधन से। आगे अनुच्छेद 39C, धन उत्पादन के संसाधनों के समान वितरण की बात। ये बात कही गई कि हम क्या करेंगे, चाहे वो धन हो या उत्पादन हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके साधनों का जो वितरण होगा वो समान होगा। ये अनुच्छेद 39 में कहा गया, मतलब सी में कहा गया। प्रावधान क्या किया गया? अनुच्छेद 31C, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 39B ये वाला या 39C में दिए गए नीति निर्देशक तथ्यों को लागू करने के लिए बनाए गए किसी कानून को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं किया जा सकता। अब फिर वही मामला आता है कि अगर मैंने अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 कहाँ है भैया, ये हमारे मूल अधिकार हैं। अब बताइए, अगर मैंने कोई 39B के तहत कोई समाज भौतिक संसाधन को सबको लाभ में बराबर बांटने की बात करता है, या राज्य कोई धन उत्पादन साधनों के समान वितरण की बात करता है, कोई विधि लेकर आता है और उसमें मूल अधिकार का उल्लंघन भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं शून्य घोषित नहीं होगा, क्योंकि ये हमने प्रावधान कर दिया है 31C में। अब ये बातें कहीं ना कहीं आपको लगेगा सुप्रीम कोर्ट ठेस पहुंचेगी कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा आप लगातार क्या कर रहे हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको सीमित करते जा रहे हैं, ठीक है, उसको दबाते जा रहे हैं और नीति निर्देशक तत्वों को बढ़ाते जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं क्या मामला है। फिर मामला आता है 1973, क्योंकि ठीक है 1973 में केशवानंद भारती केस, नाम आपने बहुत सुना होगा, और केरल राज्य का मामला था, धार्मिक संपत्ति के अधिग्रहण से। अब जो ये धार्मिक संपत्ति है ना, ये किसकी मामला है? देखिए केशवानंद जो भारती थे वो शैव संप्रदाय से थे, मतलब जो शिव हैं उनके संप्रदाय से थे। उनका एक क्या था, आश्रम था, तो आश्रम के पास बहुत सारी ज़मीनें थीं, उसी ज़मीन को क्या किया गया, अधिग्रहण किया गया और किसानों को दे दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक संपत्ति थी, और धार्मिक संपत्ति के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, आइए देखते हैं। केरल के एडिनार मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 26 को हवाला देते हुए अपनी धार्मिक संपत्ति के रखरखाव एवं प्रबंधन का मूल अधिकार दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा देखो भैया, धार्मिक संपत्ति मैं रख सकता हूँ, ऐसा अनुच्छेद 26 में लिखा है कि किसी को भी धार्मिक संपत्ति रखने, उसके सृजन करने की सबको छूट होगी। अब भैया जब ऐसा कहा गया है तो कहीं ना कहीं ये मेरे मूल अधिकार हैं और मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा किसने कहा? केशवानंद भारती ने कहा। अब मामला देखते हैं आगे क्या होता है। याद रखिएगा, केशवानंद भारती में आज तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी और लगातार लगभग 250 दिन के आसपास, 226-26 दिन के आसपास लगातार सुनवाई चली थी, लगातार सॉरी। तो जो ये सुनवाई चली थी उसमें 13 बेंचों की संवैधानिक पीठ ने लंबे फैसले में केवल एक वोट, मतलब 7-6, 7 लोग ना की तरफ थे और 6 लोग हाँ की तरफ के अंतर से सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी जो केशवानंद भारती हैं उनके विरोध में फैसला सुनाया। मतलब कहीं ना कहीं केशवानंद भारती इस केस को हार गए 7-6 से। 6 लोग केशवानंद भारती की तरफ से थे और 7 लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं केशवानंद भारती की तरफ से नहीं थे। अब इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने संविधान संशोधन आ चुके थे ना कि सुप्रीम कोर्ट भी तो भाई नियम का ही तो फॉलो करेगी। इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विरोधाभास हुआ और लगातार कहानी चलती रही। आइए अब देखते हैं क्या मामला होता है। संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा, तो कहीं ना कहीं केशवानंद भारती से ही ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मूल ढांचे की अवधारणा दे दी। तो जब भी आपसे पूछा जाए मूल ढांचे की अवधारणा क्या रही, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती केस। आपको पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो समझ में आ रही होगी 1950 तक के से अभी तक। अगर कोई दिक्कत है दोबारा जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं आगे। लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सही है कि अनुच्छेद 368 संसद को मूल अधिकारों को
सहित मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा करते समय संसद को संविधान की मूल भावना का ध्यान रखना होगा कि जो संविधान है उसकी मूल भावना का ध्यान रखना होगा। संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम या संशोधन से संविधान की मूल भावना या मूल लक्ष्य नष्ट नहीं होना चाहिए। एकदम शब्द और स्पष्ट शब्दों में उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ठीक है भैया, अनुच्छेद 368 जो है वो हमारे अधिकारों मतलब जो मूल अधिकार हैं उनको लेते हुए और संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि वह कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावना को या संविधान का जो मूल लक्ष्य है उसको ही नष्ट करना कर दे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मूल भावना की बात आई ना, मूल ढांचे की बात आई। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को मान्यता प्रदान की, किंतु आधारभूत ढांचे की संकल्पना का प्रतिपादन करते हुए संसद की शक्तियों को सीमित भी कर दिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संविधान जो 24वां संविधान था उसको तो चलो मान्यता दे दी, मानता हूँ, क्योंकि हार गए केस, सीधी सी बात है, उसी को लेकर आए थे, है ना। तो जब ये सब मान्यताएं दे दी गई तो लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो आगे से अगर ऐसे करोगे ना तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अभी तक जो मामला था ठीक था, आधारभूत ढांचा था, उसका संकल्पना देते हुए कहीं ना कहीं संसद अब सीमित हो गई कि भैया कुछ भी हो, मुझे अब मूल ढांचा मतलब वो कुछ बताएगा। अभी देखते हैं कि वो उसने क्या क्या मूल ढांचों के बारे में बताया। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सीमित रखेगी कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के कुछ प्रावधानों को मूल ढांचे के उदाहरण में शामिल किया है। पहला, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सबसे बड़ा कौन है, भारत का संविधान, ना संसद ना सुप्रीम कोर्ट। आगे, लोकतंत्र और गणतांत्रिक व्यवस्था, ये हमारा मूल ढांचा है, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, हम क्या हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा मूल ढांचा है। आगे बात करता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, ये कहीं ना कहीं मूल ढांचा है। ये बात कौन कह रहा है भैया, कौन कह रहा है, उच्चतम न्यायालय। वो बता रहा है कि देखो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। संविधान का संघवाद स्वरूप, कहीं ना कहीं संघात्मक जो स्वरूप है या संघवाद का जो स्वरूप है, इसमें ना हो पता चला कि केंद्र ही के पास ही सब शक्ति है और राज्यों के पास नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका स्वरूप में अगर गड़बड़ी आएगी तो हम हस्तक्षेप करेंगे, कौन, सुप्रीम कोर्ट। आगे, न्यायिक समीक्षा, मेरे पास ये शक्ति है कि मैं किसी भी कानून की समीक्षा कर सकूं, तो ये कहीं ना कहीं मूल ढांचे का ही स्वरूप है, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। आगे देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छी चर्चा होगी न्यायिक समीक्षा पे। आगे, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार 18 साल की उम्र के बाद उसको मताधिकार मिलना चाहिए, आप रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को आप कभी भी अपने अंडर में शामिल या कभी भी उस पर हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये हमारे क्या है, मूल ढांचे का उदाहरण है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कहीं ना कहीं अब देखिए ना, जो भी संसद की शक्तियाँ थी वो सीमित हो रही हैं। ठीक, जब आप इन सभी ना जो भी मैं बता रहा हूँ इन सब को पढ़ लेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि अच्छा ये बातें थी, इस वजह से टोटल मैटर आज जाके सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वही कानून बनता है। वो शुरू से लड़ाई चलती आ रही है सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में। ठीक, अभी याद करिएगा नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई थी उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक मतलब एक कानून पास किया। उस कानून में उन्होंने कहा कि जो भी न्यायालय के जो जज हैं उनकी नियुक्ति एक न्यायिक आयोग करेगा, है ना। तो उन्होंने एक संविधान संशोधन करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा नहीं भैया ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है और ये मूल ढांचे का क्या है, उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस जो न्यायिक आयोग बनाने की चर्चा चल रही थी उसको पूरी तरह से क्या किया, शून्य घोषित कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ताकत दिखाता है कि भैया देखो हमारे पास भी पावर है और हम क्या करेंगे, उसका पूरा बखूबी इस्तेमाल करेंगे लोगों की क्या है, स्वतंत्रता को बचाने के लिए, उनके मूल अधिकारों को बचाने के लिए। आइए आगे बात करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और 42वां संविधान संशोधन लाया जाता है नीति निर्देशक तत्वों की वैधता के बारे में। मतलब
बताया गया कि नीति निदेशक तत्व जो हैं वो बड़े हैं किससे, हमारे मूल अधिकार से। आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 31C का दायरा बढ़ा दिया गया। अब किसी भी नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाई गई कानून विधियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही शून्य घोषित किया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी पावर नीति निदेशक तत्वों को दिया गया कि भैया अब कोई भी नीति निदेशक तत्व अगर उस पर कोई कानून बनाया गया और उससे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ है। और कब की बात है, 1976। और कौन था उस समय प्रधानमंत्री, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो उस समय ये समस्याएं आई। अब लगातार क्या हो रहा है, संशोधन फिर सुप्रीम कोर्ट, संशोधन फिर सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं लड़ाई बहुत जटिल हो गई है। आगे देखते हैं। उस समय सरकार न केवल संविधान संशोधन के संबंध में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी अपनी संप्रभुता कायम करना चाहती थी। जैसे 42वें संविधान संशोधन में ही लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो आप सोचिए ना, ये क्या है, 5 से 6, आज भी 5 साल है भाई। 44वां संविधान संशोधन आया तो 6 से 5 फिर कर दिया गया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में सरकार क्या चाह रही थी, वो बस ये चाह रही थी कि सबसे बड़ी शक्ति कौन है, हम। सबसे बड़ी शक्ति कौन है, संसद। सुप्रीम कोर्ट उससे बड़ी शक्ति नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर रहे थे, वो संविधान से भी ऊपर दिखाने की कोशिश करने लगी थी। तो कहीं ना कहीं ये इन सब बातों का हुआ। अब खुद सोचिए ना, नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मैं मूल अधिकार के उल्लंघन को तैयार हूँ और उसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती, ना ही शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिटेड करना हुआ, उसके न्यायिक अधिकार को ना, वो जो न्यायिक समीक्षा करता है हर कानून पे, कहीं ना कहीं मूल अधिकार के उल्लंघन ना होने पाए, तो उसका क्या किया गया, सीमित करने की कोशिश की गई। आगे मैटर हम लोग समझेंगे कितना बेहतरीन होता है आगे, आइए देखते हैं। अब अगली बात है 44वें संविधान संशोधन 1778 की। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर 300A में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया, जिसे विधिक अधिकार कहा गया। अब सरकार ने कहा देखो भैया, कुल मिला के संपत्ति पे नौटंकी है, इसको हटा दो। जो मूल अधिकार था ना संपत्ति को, मतलब अनुच्छेद 31 में, उसके को भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों को श्रेणियों से हटा दिया गया। मतलब मूल अधिकार खत्म कर दिया गया कि अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहेगा। कब, 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 300A में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में क्या किया गया, उसको स्थापित कर दिया गया। मतलब अब वो विधिक अधिकार है। मतलब अगर सरकार मेरी भूमि, मेरी जमीन, कुछ भी अधिग्रहण करती है और उसके बदले मुझे क्षतिपूर्ति दे देती है, तो मैं अब किसी भी न्यायालय में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि यह मेरा मूल अधिकार रहा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया 44वें संविधान संशोधन में, और इसने क्या किया, बहुत कम कर दिया। जो लड़ाई लगातार संपत्ति के अधिकार को लेकर चल रही थी, उसने जीरो हो गया, मामला बहुत कम हो गया। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 352 का संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए सशक्त विद्रोह का होना आवश्यक है, ना कि आंतरिक गड़बड़ी का। इसका मतलब ये हुआ, आप जानते हैं उसी समय क्या लगी थी, इमरजेंसी। अब जो इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी में समस्या क्या आई, जो आपातकाल स्थिति क्यों लगाई गई थी, बस इस नाम से कि आंतरिक गड़बड़ी चल रही है। भाई आंतरिक गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में भी हो सकता है कि ये पार्टी इधर कर रही है, खरोद फरोद कर रही है, इस राज्य में ये हालात हैं। क्या उससे पूरे देश में आपातकाल स्थिति लगा देना अच्छी बात है? नहीं है। इससे क्या होता है, लोगों का हनन होता है, उनके मूल अधिकारों का हनन होता है, समाज में एकता नहीं रहती है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ख़राब चीज़ें हो रही थी। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जब तक सशक्त विद्रोह, मतलब पूरी तरह से, जैसे अभी आप जान रहे होंगे श्रीलंका में हुआ, वो सशक्त विद्रोह था। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब आपात की स्थिति आएगी, ना कि आंतरिक गड़बड़ी से कहीं कुछ हो गया, 2-4 राज्यों में थोड़े मोड़े मामले हो रहे हैं, आप उससे लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं है। या राजनीतिक उठक बैठक बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप आपातकालीन स्थिति लगा दीजिए, ऐसा नहीं है, नहीं चलेगा। ठीक, तो ये हमारे संविधान संशोधन में ये बात कही गई। देखिए 42वें 44वें संविधान संशोधन में यही बातें हैं जो हम अपनी मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयार कर सकते हैं।
अच्छा ये बताइए, कुल मिला के 150 या 250 शब्द तो ही लिखने होते हैं, कितना लिख दोगे यार? जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो फैक्ट बातें हैं, बस उसी का नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ बस इतना ध्यान रखिएगा, यह मेंस की सीरीज है। प्रीलिम्स के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पूरी पढ़िए ना, क्या मुझे दूसरी एम लक्ष्मीकांत थोड़ी बनानी है? मुझे तो बस उतना मटेरियल चाहिए जिससे मैं अपने एग्ज़ाम में चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ और उसका क्रक्स निकाल पाऊँ। तो ये उसी का क्रक्स है, इस बात को समझिएगा। आगे हम बात करेंगे ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस हिसाब से अपनी न्यायिक समीक्षा की जो उसकी मूल अवधारणा थी उसको वो आगे कैसे लेकर आएगा, अगले हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में। और उसी सेशन के साथ साथ हम लोग बात करेंगे संवैधानिक नैतिकता की, ठीक। और उसी के साथ हमारा यूनिट 1 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक सेशन आएगा जिस पे हम लोग आंसर राइटिंग कर लेंगे और पूरी तरह से हमारा यूनिट 1 ख़त्म, फिर हम लोग यूनिट 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, PDF वहीं मिलेगी। एज़ इट इज़ नोट्स, इसको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। इतना ही ट्रिक्स, इससे ज़्यादा मत लिखना, मैं बता रहा हूँ मत लिखना, कोई मतलब नहीं होगा, बर्डन बढ़ेगा आपका, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।